वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मीन केमिस्ट्री की जो नुमाया ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि यानी मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री जो है सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ कैन वी डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री विद सिंपल एग्जांपल। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके मैं दो पार्ट कर लेता हूं। जो पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि इट डील्स या इट इन्वेस्टिगेट्स, ये इन्वेस्टिगेट करती है, ये तलाश करती है द बिहेवियर किस चीज का बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यानी हम केमिस्ट्री में सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं, सब्सटेंस की स्टडी ही केमिस्ट्री है। अब उस सब्सटेंस की स्टडी में कि वो सब्सटेंस जो है बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल लेवल पर सब्सटेंस जाके कैसे बिहेव करता है, किस तरह सब्सटेंस एटॉमिक लेवल पे, नहायत छोटे लेवल पर या उसके थोड़े से बड़े मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरह बिहेव करता है, उसका तर्ज अमल क्या होता है। इस चीज को स्टडी करने के लिए हम जो है वो फिजिक्स को अप्लाई करते हैं और मैथ के लॉज को अप्लाई करते हैं, मैथ के रूल्स को अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी दिस these specific characteristics of substance at atomic and molecular level। यानी सब्सटेंस को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ने के लिए हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स यानी मैथ्स, इनके जो है लॉज और रूल्स उनको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, हम सिंपली यानी ये जो जिन चीजों को हम फिजिक्स में हम बड़े पार्टिकल्स, बड़ी बॉडीज, उनकी मोशन यानी उनकी हरकत को स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हैं, हीट ट्रांसफर एनर्जी को स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स की जो जो रूल्स या जो ब्रांचेस हैं उनको, जिनको हम बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब चूंकि हमने सब्सटेंस को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर देखना है, तो एटम और मॉलिक्यूल भी जो है ये स्टेट ऑफ मोशन एग्जिबिट करते हैं, यानी ये भी एनर्जी रखते हैं। तो हम वो काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के वही लॉज जो हैं वो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल पर अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हम इस ब्रांच को जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो फिजिक्स के लॉज, मैथ के रूल्स वो अप्लाई किए जाते हैं केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी, दैट्स व्हाई इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन का एक पार्ट। जो इसकी डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ये आल्सो इन्वेस्टिगेट, यानी सिंपली यही हम लाइन इस्तेमाल करेंगे, इट आल्सो इन्वेस्टिगेट द चेंज ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस and conditions
टू कैरी आउट रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। यानी हम रिएक्शंस की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, मीन रिएक्शन की स्पीड और रिएक्शन जिन कंडीशंस के तहत हो रहा है, रिएक्शंस किन हालात में हो रहा है, उनकी जो स्टडी है और उनमें होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनकी स्टडी को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और कैसे हम इन रेट्स को स्टडी करते हुए और केमिकल रिएक्शन जिन कंडीशंस में हो रहा है उनको स्टडी करते हुए हम यही रिएक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल स्केल पे अप्लाई करते हैं, ताकि हम वहां पर बड़े पैमाने पर अच्छी प्रोडक्ट्स, ज्यादा प्रोडक्ट्स थोड़ी लागत में हासिल कर सके। तो दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री। मेनली टू थिंग्स, दो चीजें हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। एक तो हमने सब्सटेंस का बिहेवियर देखना है एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर, और दूसरा हमने जो रिएक्शंस हो रहे हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस की साइंस है। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो किस स्पीड, किस रेट से हो रहे हैं, किस रफ्तार से हो रहे हैं, और जिन कंडीशंस के तहत हो रहे हैं उनको हम कैसे चेंज करके रिएक्शंस को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर यील्ड, अपनी पैदावार इंडस्ट्रियल लेवल पर बढ़ाने के लिए। अब इसको मैं सिंपली इस सारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल जो है वो हमारी डेली लाइफ की है। एक फिजिकल फिनोमिना है कि डिसॉल्व शुगर इन वाटर। यानी हम वाटर लेते हैं, पानी, और इसमें हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे फिजिकल केमिस्ट्री के जरिए स्टडी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन का प्रोसेस यानी हल होने का जो अमल है शुगर का वाटर में, ये मेरे पास शुगर है, मैं इसको, शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, और मैं इसको वाटर में डाल देता हूं, उंडेल देता हूं। अब हम पहला काम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में हल करने के लिए हम उसको स्टिर करते हैं, हम पानी को हिलाते हैं, ताकि हम जो है, हिलाने से हमारा मकसद क्या होता है कि हम पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे जैसे मैं हिला रहा हूं तो ये मैं पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा हूं। जब मैं पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता हूं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि शुगर का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाए, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फ्री हो जाए और शुगर वाटर में आसानी के साथ हल हो जाए। यानी स्टीयरिंग से, हिलाने से, जब हम पानी को हिलाते हैं शुगर को डिसॉल्व करने के लिए, तो हम सिंपली पानी के मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे होते हैं। पानी की वो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज करने से शुगर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए जुड़े हुए हैं, तो वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं और पानी में आकर इक्वली होमोजीनियसली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो डिसोल्यूशन है यानी शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना, इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की इन ऑर्डर टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर। अगर हम ये स्टीयरिंग का अमल, हिलाने का अमल तेज कर देते हैं तो शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। अगर हम हिलाने का अमल, स्टीयरिंग का अमल स्लो रखते हैं तो शुगर देर से डिसॉल्व होती है। तो ये रेट भी आ गया इसमें कि हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द स्टीयरिंग। सेकेंडली, आपने देखा होगा एक तरफ हमारे पास, अगर हमारे पास कोल्ड वाटर हो और उसके कंपैरिजन हमारे पास हॉट वाटर हो इक्वल वॉल्यूम्स में, यानी एक जितनी मिकदार में, और शुगर भी हमारे पास एक जितनी हो, 1 स्पून और 2 स्पून, तो हम देखें, हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमारी एक किचन की केमिस्ट्री में आता है कि कोल्ड वाटर में जो शुगर है वो स्लोली डिसॉल्व होगी, जबकि वही शुगर जो है हॉट वाटर में रैपिडली यानी तेजी से डिसॉल्व होगी।
हॉट वाटर में शुगर तेजी से जल्दी यानी डिजॉल्व हो जाती है और कोल्ड वाटर में शुगर जो है वो स्लोली डिजॉल्व होती है। यही इसके पीछे भी वही केमिस्ट्री है, यानी जो हॉट वाटर होता है उसमें हमने हीट ट्रांसफर की होती है, थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर, हमने पानी को हीट ट्रांसफर की होती है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई होती है, तो वो जल्दी और तेजी से शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम होती है हॉट वाटर के मुकाबले में, तो उसमें जो है शुगर की डिसोल्यूशन का अमल जो है वो स्लो हो जाता है। इस तरह हम ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कंडीशंस को चेंज करते हुए, यानी स्टीयरिंग काइनेटिक एनर्जी की मिकदार को कम या ज्यादा करते हुए। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है, ये भी हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है और वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी जलने का अमल, ये भी हमारी किचन केमिस्ट्री में आता है कि हम अपने किचन्स में बर्निंग का अमल करते हैं। अब हम मोस्टली जो है नेचुरल गैस को एज ए फ्यूल यूज कर रहे होते हैं, तो अगर हम नेचुरल गैस की मिकदार यानी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो बर्निंग का अमल ज्यादा हो जाता है। अगर हम नेचुरल गैस की कंसंट्रेशन यानी मिकदार को कम कर देते हैं तो बर्निंग का अमल स्लो हो जाता है। यानी हम बर्निंग के अमल को कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ गैस। दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मैं आम यानी एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो ये एक फास्ट केमिकल रिएक्शन है। आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि देखें अगर यही फ्यूल हमारे पास पड़ा हो किसी सिलेंडर में, किसी कंटेनर में ज्यादा मिकदार में, अगर हम एकदम उसे स्पार्क करें तो ये जो है एकदम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो सकता है, जिसके नतीजे में कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मिकदार जो हमारे पास गैस की थी, जो हमारे पास फ्यूल था, उसको एकदम जब स्पार्क किया तो वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो गया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके नतीजे में एक्सप्लोजन हो गया। तो ये हमारे पास जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, ये एक फास्ट केमिकल रिएक्शन है। फास्ट केमिकल रिएक्शन है। जबकि हमारे पास हमारे ही घरों में एक स्लो केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल भी मौजूद है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी लोहे को जंग लगना। अब ये जो लोहे को जंग लगना है यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, ये स्लो केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो केमिकल रिएक्शन। हम जहां पर आयरन की चीजें हों, आयरन की बनी हुई, अगर उनको नमी मिलती रहे तो उनकी जो सतह है वो जंग आलूद होना शुरू हो जाती है, रोड होना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि ये जो है अब आयरन केमिकली रिएक्ट कर रहा है हवा की ऑक्सीजन के साथ, हवा में मौजूद मॉइस्चर के साथ। अब अगर हम ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन को बढ़ा भी दें तो फिर भी हम जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते। एक स्लो केमिकल रिएक्शन है नेचुरली। हम एसडी कंडीशंस प्रोवाइड करके भी थोड़ा सा इसको इंक्रीज तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो वैसे नहीं है जैसे हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल है। तो ये कुदरती है, यानी कुछ रिएक्शन जो हैं दे आर फास्ट, उनका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, और कुछ रिएक्शंस हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। तो दैट्स हाउ वी कैन स्टडी द रेट्स ऑफ रिएक्शंस। हम फिजिकल केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, हम उन कंडीशंस को भी स्टडी करते हैं, यानी जैसे मैंने कहा कि हमने गैस की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा कर दी, ठीक है, हमने डिसोल्यूशन के लिए जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, इनको हम स्टडी करते हैं, फिर इनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हम इनको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकें। तो दैट्स हाउ वी कैन स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री। और मैं उम्मीद करता हूं कि यानी फिजिकल केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन विद दी सिंपल एग्जांपल्स ये आपको इसको डिफाइन करने में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।